Assalamu alaikum class, welcome to chemistry lecture of Jinnah Officer School. Today we will talk about Rutherford's atomic model. रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट उसने इसलिए किया क्योंकि इससे पहले कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लग पुडिंग थ्योरी जो थी वो जे.डी. थॉमसन ने पेश की, जिसमें उसने कहा कि जो एटम्स हैं उसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं और वो मतलब एक पुडिंग की तरह उसमें स्टक हुए होते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस किस तरह से एक एटम के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उसने गोल्ड की बहुत ही थिन फॉयल जिसकी जो थिकनेस थी ऑलमोस्ट 0.04 सेंटीमीटर थी वो ली और इसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। इस किसके ऊपर करवाई? गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, अभी अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स हम कहते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई को। हीलियम क्या है? हीलियम एक एलिमेंट है। ठीक है, हीलियम जो है इसके ये प्रोड्यूस कब होते हैं? जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल रेडियम है या फिर पोलोनियम है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 या उससे ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव रेज जो है वो एमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा खुद से ब्रेक डाउन होकर किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो अनस्टेबल एलिमेंट्स रेडियम या पोलोनियम जो है, जब वो इनको ब्रेक डाउन करवाया जाता है तो इनसे अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, यानी कि हीलियम के जो न्यूक्लियाई हैं, हीलियम एलिमेंट्स वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं जी कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब इन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई रदरफोर्ड ने किसके ऊपर? गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, जिसकी जो थिकनेस थी वो बहुत ही कम थी। तो उसने कुछ इसमें से ऑब्जर्वेशन जो थी वो ली। उसने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, जब उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या फिर एक ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी, जिस तरह से ये इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर उसने इस गोल्ड फॉयल में से अल्फा रेज को पास करवाया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने देखा कि इसमें से कुछ जो रेज थी वो पास हो गई, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो उसने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें से ली। अब वो ऑब्जर्वेशन उसने किस तरह से ली कि ये देखा कुछ रेज जो हैं वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रही, मतलब वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो स्ट्रेट जो है वो इसमें से इस फॉयल में से या इस बीम में सॉरी इस ये जो स्क्रीन थी इसमें से पास कर गई। ठीक है, कुछ जो थी वो एक ख़ास एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ जो थी वो बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। जिस तरह से ये इधर कुछ रेज जो हैं वो बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वापस आ रही हैं उससे टकरा के। कुछ जो है वो इसमें से सीधी आगे पास हो रही हैं और कुछ जो हैं वो आगे एक ख़ास एंगल के ऊपर क्या हो रही हैं? वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये उसने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ली। अब उसने कहा कि ऑलमोस्ट 90% जो रेज थी, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो उसने बम्बार्ड करवाए थे वो अनडिफ्लेक्टेडली उसमें से सीधे पास हो गए। लेकिन उसने कहा कि जो ऑलमोस्ट उसने 20,000 पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी उसमें से बहुत कम जो हैं वो एक ख़ास एंगल के ऊपर क्या हुए? डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, यानी उसमें से पास तो वो हुए लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जो थे वो बिल्कुल ही उस गोल्ड फॉयल को हिट करके बिल्कुल ही वापस जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, तो ये उसने कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी वो ली। उसमें से उसने कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो इस एक्सपेरिमेंट के वो बताए। उसने कहा कि जो चूँकि बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स जिनकी उसने बम्बार्डमेंट करवाई थी वो इस फॉयल में से सीधे ही गुजर गए हैं विदाउट यानी कि डिफ्लेक्ट हुए। तो उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम है उसका एटम का वो एम्प्टी है, यानी कि ज़ाहिर है उसमें स्पेसिस होंगी तो वो पार्टिकल सीधा उसमें से पास हो गए हैं ना। ठीक है, लेकिन कुछ उसने कहा कि कुछ जो थे वो ख़ास एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए विच शोड कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एटम के अंदर मौजूद हैं और उस पॉजिटिव चार्ज को उसने नाम दिया कि वो न्यूक्लियस है एटम का। ठीक है, तो अब उसने कहा जी कि ये जो चूँकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर भी उसने कहा पॉजिटिव चार्ज है, तो चूँकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस वो उसमें से यानी कि उस रिपल्शन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो एक तो उसने दूसरा रिजल्ट जो है वो उसने ये दी। उसके बाद उसने कहा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल था वो बिल्कुल ही बाउंस बैक हो गए, मतलब रिफ्लेक्ट हो गए उससे टकरा के, मतलब उसमें से पास ही नहीं कर पाए। तो इट मीन्स कि न्यूक्लियस जो है उसका वॉल्यूम काफ़ी हार्ड है, काफ़ी डेंस है, यानी कि वो एक ख़ास वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब कुछ पार्टिकल जो थे वो चूँकि डिफ्लेक्ट हुए थे एक ख़ास एंगल के ऊपर, तो उसने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो है बहुत स्मॉल, किसके मुकाबले में?
पूरे एटम के मुकाबले में, यानी कि एटम की मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो उसने कहा एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे उसमें से पास हो गए थे बगैर डिफ्लेक्ट हुए, तो विच शोड कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम वाज एम्प्टी। बट कुछ जो थे बहुत ही स्मॉल पोर्शन के अंदर जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो उसमें से डिफ्लेक्ट हो गए, जिसका मतलब ये था कि जो न्यूक्लियस है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्जेस हैं। लेकिन एज अ होल उसने कहा जी कि ये जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद हैं उतने ही उसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनके अलावा जितने भी पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद हैं वो सारे उसके न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, और इन सब को उसने कलेक्टिवली जो है वो नाम दिया न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है। ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के अलावा सारे जो हैं उनको उसने कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो साइंस मज़ीद एडवांस हुई, कुछ साइंटिस्ट ने मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने देखा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है। वो डिफेक्ट्स कौन से थे कि उन्होंने कहा कि रेडिएशन की एक क्लासिकल थ्योरी पेश की गई थी, ठीक है। उसके मुताबिक साइंटिस्ट ने ये कहा था जी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूँकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जी, चार्ज पार्टिकल हैं, और जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है, ठीक है, एक ख़ास एनर्जी के साथ, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एमिट करेगा, रिलीज़ करेगा, और वो क्या करेगा अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता और एनर्जी रिलीज़ करता जाएगा। एनर्जी रिलीज़ करने से उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो रिवॉल्व करने के काबिल ही नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, ठीक है। यानी उसकी जो न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्विंग है वो एक ख़ास मिनिमम टाइम के लिए होगी। लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा कि ऐसा तो नहीं था, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो एक तो ये उसके अंदर डिफेक्ट आ गया। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं तो उनको तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। अब स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है? स्पेक्ट्रम होता है कि जब हम जो सनलाइट है, जो वाइट लाइट है, उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो अपनी वेवलेंथ की बेस के ऊपर डिफरेंट उनके अंदर वेवलेंथ की बेस के ऊपर डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, 7 रीजन्स के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि वो स्पेक्ट्रम बन जाता है। अगर तो वो स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर जो रीजन्स बने हैं डिफरेंट कलर्स के, वो मतलब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी स्पेसिस जो हैं या उनके अंदर कोई ऐसी डार्क लाइंस मौजूद नहीं है कि हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे ये कलर कौन सा ये कौन सा, तो वो होगा कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर उनमें डार्क लाइंस आ जाती हैं, यानी कि हर कलर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफ्रेंशिएटेड है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं जी लाइन स्पेक्ट्रम। तो लेकिन वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली एनर्जी मीट कर रहा है, तो इसको तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बना रहा था। तो ये 2 डिफेक्ट्स जो थे उन्होंने बताया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो किस तरह से इतना ज़्यादा स्टेबल हो सकता है या एटम किस तरह से कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स जो थे वो लगाए गए उसके मॉडल के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि एक तो जो एटम है, यानी अगर चूँकि एक चार्ज उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो उनको स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन बाद में जब ऑब्जर्वेशंस हुई तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स ने लाइन स्पेक्ट्रम बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क था। तो फिर उन्होंने कहा जी कि कोई ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है ये हम इसको सच है जो है वो 100% इसके साथ अग्री नहीं कर सकते, इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। तो कोई नया मॉडल जो है हमें बनाना होगा, तो इसके लिए मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन की गई और न्यू मॉडल जो है वो पेश किए गए। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।